नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान की और उसके उन खास प्रावधानों की जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों यानी एससीज और एसटीज को सुरक्षा और बराबरी का हक देते हैं। चलिए इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। क्या कोई एक दस्तावेज, एक किताब पूरे समाज को बदल सकती है? भारत का संविधान सिर्फ कानूनों की एक किताब नहीं है। इसे एक सामाजिक क्रांति लाने के इंस्ट्रूमेंट के तौर पर डिजाइन किया गया था। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इन खास प्रोटेक्शंस की, इन सुरक्षा उपायों की जरूरत पड़ी ही क्यों। इसका जवाब हमें अपने इतिहास में मिलता है। देखिए, सदियों से हमारे समाज में जाति के आधार पर भेदभाव और ऊंच नीच की एक व्यवस्था थी, बहुत गहरी, जिसने एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी थी। संविधान बनाने वालों का मकसद इसी ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करना था और एक ऐसे समाज की नींव रखना था जहां सब बराबर हों। तो इसी मुश्किल हालात के जवाब में संविधान ने एक नया वादा किया, बराबरी का वादा। और ये वादा हमारे देश की आत्मा है। और ये सपना ना, संविधान की प्रस्तावना, उसके प्रियम्बल में ही एकदम साफ साफ दिखता है। सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता यानी भाईचारा सुनिश्चित करना, यही वो कोर आइडियाज हैं जिनसे बाकी सभी प्रोटेक्टिव आर्टिकल्स अपनी प्रेरणा लेते हैं। तो आइए अब जरा डिटेल्स में जाते हैं। सबसे पहले उन आर्टिकल्स को देखते हैं जो सीधे सीधे सामाजिक सुरक्षा और सम्मान की बात करते हैं। इस पूरी बातचीत में जो सबसे जरूरी शब्द है वो है अस्पृश्यता, जिसे हम आम भाषा में छुआछूत कहते हैं। ये एक ऐसी सामाजिक प्रथा थी जिसमें कुछ समुदायों को अछूत मानकर उनके साथ हर तरह का भेदभाव किया जाता था, उन्हें अलग थलग कर दिया जाता था। और इसी क्रूर प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए संविधान ने एक बहुत ही पावरफुल कदम उठाया, आर्टिकल 17 के रूप में। ये आर्टिकल बिना किसी लाग लपेट के एकदम साफ कहता है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। मतलब इसमें कोई इफ बट नहीं है, ये एक एब्सोल्यूट बैन है। तो इसका असल में मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। पहली बात, ये छुआछूत की प्रैक्टिस को एक सजा वाला अपराध बनाता है। दूसरी बात, ये हर नागरिक को सामाजिक भेदभाव के खिलाफ एक फंडामेंटल राइट देता है। और तीसरी सबसे जरूरी बात, इसका मकसद सिर्फ इस प्रथा को रोकना नहीं बल्कि समाज से इसे जड़ से मिटाना है। अच्छा, सामाजिक सुरक्षा की इसी चेन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, आर्टिकल 15। ये आर्टिकल साफ साफ कहता है कि सरकार मतलब स्टेट किसी भी नागरिक के साथ सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान, इन वजहों से भेदभाव नहीं कर सकती। ये बराबरी के अधिकार का एक मजबूत पिलर है जो ये भी पक्का करता है कि दुकानें, होटल, कुएं जैसी सार्वजनिक जगहों पर सबकी पहुंच हो। अब देखिए, सामाजिक सुरक्षा तो हो गई, लेकिन बदलाव के लिए आवाज भी तो चाहिए ना, है ना? यहीं पर आता है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का पहलू, क्योंकि जब तक आपकी आवाज पॉलिसी मेकिंग में नहीं होगी तब तक सच्चा बदलाव कैसे आएगा। हमारे संविधान बनाने वालों ने इस बात को समझा कि जिन समुदायों को सदियों तक फैसला लेने की प्रोसेस से ही बाहर रखा गया, उन्हें अब देश की संसद और विधानसभाओं में एक पक्की जगह मिलनी ही चाहिए। और इसी सोच से राजनीतिक आरक्षण की व्यवस्था की गई। और यह होता कैसे है? देखिए, आर्टिकल 330 ये लोकसभा में एससीज और एसटीज के लिए सीटें रिजर्व करता है, और ठीक वैसे ही आर्टिकल 332 राज्यों की विधानसभाओं में उनकी आबादी के हिसाब से सीटें रिजर्व करता है। यह पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का एक सीधा और साफ रास्ता है। तो अब हमारे पास सामाजिक सम्मान है, राजनीतिक आवाज है, लेकिन ये सब तब तक अधूरे हैं जब तक आर्थिक मजबूती ना हो। और यहीं पर आते हैं शैक्षिक और आर्थिक अधिकार। इसके लिए भी संविधान में कई रास्ते बनाए गए हैं, जैसे आर्टिकल 15(4) और 16(4). ये सरकार को ताकत देते हैं कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे सके। फिर है आर्टिकल 46, जो कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो एससी और एसटी समुदायों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दे। और इन सब पर नजर रखने के लिए आर्टिकल 338 और 338A के तहत नेशनल कमीशन भी हैं, जो इन समुदायों के अधिकारों के वॉचडॉग की तरह काम करते हैं। तो जब हम इन सारे राइट्स को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक पूरी तस्वीर सामने आती है। ये बस अलग अलग कानून नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक सोचा समझा सिस्टम है। इसे हम एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी साइकिल कह सकते हैं। सोचिए, सबसे पहले आर्टिकल 17 से मिला सामाजिक सम्मान, फिर राजनीतिक आरक्षण से मिली शासन में आवाज,
और आखिर में शिक्षा और नौकरियों में मिले मौकों से आई आर्थिक मजबूती। ये तीनों चीजें मिलकर एक दूसरे को ताकत देती हैं। तो समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ कानून की धाराएं नहीं हैं, ये एक प्रॉमिस है, एक राष्ट्रीय वादा है, एक ऐसे समाज को बनाने का वादा जो इंक्लूसिव हो, न्यायपूर्ण हो। ये उस भारत का वादा है जहां किसी का जन्म ये तय नहीं करेगा कि उसका भविष्य कैसा होगा। और आखिर में हम घूम फिरकर वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। लेकिन सवाल अब थोड़ा बदल गया है। आज इतने सालों बाद ये संवैधानिक वादे कितने पूरे हुए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।